वेलकम टू शर्मास वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो सिजेरियन सर्जरी के बाद हर एक वुमेन के माइंड में आते हैं। जैसे कि उनको अपनी केयर के दौरान ऐसे कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करनी चाहिए, उन्हें अपने स्टिचेस की क्लीनिंग को कैसे करना है, उन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग को कब से स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें अपनी इंटरनल स्टिचेस को हील करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर उनके स्टिचेस में हार्डनेस आ रही है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, अगर उनके स्टिचेस जो है वो अगली स्कार के फॉर्म में फॉर्मेट हो रहे हैं तो इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए। ये सभी ही चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि सिजेरियन सर्जरी भी एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है। जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी, इसमें भी आपकी बॉडी को हील होने में वक्त लगता है। तो आपकी बॉडी को 6 से 8 हफ्ते का वक्त देना चाहिए जिससे वो पूरी तरह से हील हो सके। हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि एक सिजेरियन सर्जरी होने के जस्ट आफ्टर बाद एक वुमेन को क्या ध्यान रखना चाहिए, उससे 6 से 8 घंटे के बाद और उसके अगले 24 घंटे में आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि जस्ट आफ्टर सर्जरी आपकी बॉडी में आपको बहुत जैसी ठंड जैसी प्रॉब्लम फील होगी, जिसमें आपको शिवरिंग जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये होना बहुत ही कॉमन है क्योंकि अभी अभी आपकी बॉडी एक बहुत बड़ी सर्जरी से बाहर आई है और इस केस में आपकी बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिन्हें आप स्टेबलाइज कर सकते हैं अगर आप इमीडिएटली अपने बेबी को अपनी स्किन टू स्किन कांटेक्ट देंगे। ये आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उन्हें स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगले 6 से 8 घंटे में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इसमें सबसे पहले आता है कि डॉक्टर्स आपको इस केस में सर्जरी के बाद जो है आपको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जिस केस में आपको जितना ज़्यादा रेस्ट हो सके उतना करना है। आप कम से कम बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना है। इस केस में भी डॉक्टर्स आपको कुछ भी खाने को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी ड्रिप लगा होता है, आपको यूरिन पाइप्स लगी होती हैं। तो इस केस में आपको जो आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको ड्रिप के थ्रू मिलते हैं और आपको यूरिन पाइप भी लगा होता है जिससे आपको लू जाने का भी प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जिस चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है वो ये है कि आपको सबसे पहले आपके अपने बेबी को फीड करवाना है क्योंकि जो डिलीवरी के बाद का इनिशियल पीरियड होता है उसमें जो मदर के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेबी के लिए एक गोल्डन मिल्क होता है और ये मदर की बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये अपने बेबी को फीड करवाना। सो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है आपसे उठ के बैठना तो आप हॉस्पिटल स्टाफ की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी बेबी को इमीडिएटली फीड करवाएं। इसी में नेक्स्ट है कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपकी बॉडी से आपकी ड्रिप को भी रिमूव कर देते हैं और आपकी ये जो यूरिन पाइप लगी थी उसे भी निकाल देते हैं। इस केस में आपको जो सबसे पहले चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि यूरिन पाइप को हटाते ही आपको नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में यूरिन को बॉडी से पास करना है। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड का इंटेक कर सकें आप उतना लें। ये आपकी बॉडी से जितना भी अंदर आपके वेस्टेज होगा वो पैसेज के थ्रू आपके पास करने में बहुत मदद करेगा। और अगर आपको इसमें ट्रबल फील हो रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही बताइए और वो इस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मेक श्योर कीजिए कि विद इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स आपको यूरिन का पैसेज हो जाए। और इसी में ही आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करें। डॉक्टर्स आपको बिगनिंग में नेक्स्ट 24 आवर्स में लिक्विड डाइट पे डालते हैं जिसमें आप सॉलिड नहीं लेंगे लेकिन आप जो लाइट डाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पॉरेज हो गया, दलिया हो गया, आप इन सबको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसी में ही ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यू अपने बेबी को फीड करवाते रहिए बिकॉज अभी भी आपका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी बैक टू उसी फॉर्म में जा रहा है और वो धीरे धीरे श्रिंक होके नीचे की तरफ अपनी नॉर्मल शेप में जाता है। और आप जितना ज़्यादा अपनी बेबी को फीड करवाएंगे आपकी बॉडी उतना ही बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट कर देती है। आपको अपने 24 घंटे में ध्यान रखना है कि आप अपनी बेबी को कंटिन्यू फीड करवाते रहिए। आपको नेक्स्ट इसी में ही जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आप हो सके तो कुछ कदम ही सही लेकिन अपने रूम में ही अपने आसपास बेड के पास ही कुछ वॉक कीजिए हल्के हल्के। आप सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है जब मैं इतनी ज़्यादा पेन में हूँ, तो अगर आपको नहीं हो रहा है फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप उठ के बैठिए, आप हल्के 2-4 कदम ही चलिए लेकिन आपका मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स का होने का चांस रहता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी में मूवमेंट करेंगे आपकी बॉडी उतने ही मोशन में आती है और आपकी बॉडी से जितना भी अंदर क्लॉटेज वगैरह होने का चांस होता है वो क्लियर आउट होना स्टार्ट कर देती है।
इसी में हम नेक्स्ट कवर करेंगे कि एक सिजेरियन सर्जरी के बाद वुमेन को अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड करना है। सो डॉक्टर्स की तरफ से जो रिकमेंड किया जाता है वो सबसे पहले है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को ऐड करना है। प्रोटीन आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत ही मददगार है। आपको नेक्स्ट जो चीज़ को ऐड करना है वो है कि आपको मिनिमम 3 लीटर लिक्विड का इंटेक करना है। वो चाहे आप पानी, कोकोनट वाटर, छाछ, इन सब के फॉर्म में सूप्स हो सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। आप इन सब को इंक्लूड करके आप अपनी बॉडी में फ्लूइड्स का इंटेक बनाए रखिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी बॉडी में किसी भी तरह की जो भी अगर वेस्टेज है, गंदगी है, वो निकल जाएगी और आपका जो मिल्क फॉर्मेशन है उसमें भी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी में कैल्शियम एंड आयरन का जो बैलेंस है वो बनाए रखिए। आपको इनिशियल स्टेजेस में डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप उसे टाइमली मैनर में लेते रहें और आप इसे कभी स्किप नहीं कीजिए। यहाँ पे अनदर एक टिप ये है कि आपको बिगनिंग के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा घी पे एम्फेसाइज नहीं करना है। आफ्टर सिजेरियन आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट को नहीं लेना है, जैसे कि फुल फैट मिल्क को आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये भी आपकी स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए कुछ हैवी रह सकते हैं, जिससे आपको इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, जो कि इस स्टेज पे आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी में आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लोटिंग या गैस जैसी प्रॉब्लम नहीं आए। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड रखना है, सो दैट आपके स्टिचेस पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगे और आपके स्टिचेस खुलने का डर नहीं बना रहे। नेक्स्ट है कि आपको सिजेरियन के बाद अपनी बॉडी को और स्पेशली स्टिचेस एरिया को कैसे क्लीन करना है। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले होते हैं तो एक बार डॉक्टर साहब की जो ड्रेसिंग करते हैं, वो जो इनिशियल बैंडेज हुआ होता है उसे रिमूव कर देते हैं और उसके बाद वाटर प्रूफ बैंडेज को लगाते हैं। ये एक मिथ है कि आपको इनिशियली 8 से 10 दिन शावर नहीं लेना है। आप बिल्कुल अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, वार्म वाटर से शावर ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने स्टिचेस एरिया को ड्राई रखना है, उसमें किसी भी तरह का वाटर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप उस पर वाटर प्रूफ बैंडेज लगाइए। नेक्स्ट जो हर वुमेन के माइंड में क्वेश्चन आफ्टर सिजेरियन सर्जरी के बाद आता है वो ये कि हम एक्सरसाइजेस कब से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में फिजियोस की कंसल्टेशन रखी जाती है, जिसमें फिजियोस आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको सिजेरियन के बाद ही नेक्स्ट 24 आवर से ही अपने रूम में ही थोड़े थोड़े वॉक स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसमें भले ही आप कुछ कदम चलें, लेकिन वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा मूवमेंट में जल्दी लाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फर्स्टली आपको हेल्प करता है, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का क्लॉट नहीं बनेगा और आपके जो यूट्रस है वो बैक टू शेप आना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मॉम्स यूजली कंप्लेंट करती है कि उनकी बॉडी में, लोअर एब्डोमिनल में एक पाउच जैसी फॉर्मेशन हो गई है। वो इसीलिए होती है कि हम इनिशियली स्टेज में रेस्ट पे प्रेफर करते हैं और अपनी बॉडी को मूवमेंट में नहीं लाते हैं। लेकिन ये एक मिथ है। आपको इमीडिएटली, भले ही आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी हार्ड, बट देन अगर आप कुछ कदम के लिए ही उठ के अपने आसपास बैठ के ही चलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, बी काइंड टू योर बॉडी। आप बहुत हार्श नहीं होइए अपनी बॉडी के साथ, लेकिन आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि भले कुछ कदम से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाइए। इसी में नेक्स्ट फिजियोस ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप पॉसिबल है तो जो प्रेगनेंसी के बाद टमी में बेल्ट बांधी जाती है, आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप खाना खा रहे हैं तब आप टमी बेल्ट का यूज़ नहीं कीजिए। अदर देन दैट आप ये जो टमी बेल्ट है इसे इमीडिएटली आफ्टर 3-4 डेज़ ये बेल्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपके जो बॉडी है वो बैक टू शेप लेना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है केयर एंड चेकअप्स। सिजेरियन सर्जरी के बाद एक वुमेन को 3 से 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वुमेन के माइंड में एक कंसर्न आता है कि हमें नॉर्मल अपना केयर और रूटीन जो चेकअप है वो कब करवाना है। यूजुअली डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के टाइम पे आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट विजिट के लिए कब आना है और आपका बॉडी का चेकअप वो कब असाइन करेंगे। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो है वो 8th डे ऑफ द डिलीवरी ये चेकअप्स को अपॉइंट करते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर को विजिट करना होता है और डॉक्टर्स आपके जो स्टिचेस हैं उनको मॉनिटर करते हैं, उनको चेक करते हैं और ये आपको डिस्कस करते हैं कि आपके जो स्टिचेस की हीलिंग है वो कैसी जा रही है। हम जानते हैं कि स्टिचेस 2 तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्बेबल और एक नॉन एब्जॉर्बेबल। जो एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं, डॉक्टर्स इस केस में वो अच्छे से चेक करते हैं कि उनमें अच्छे से हीलिंग हो रहा है या नहीं। अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई कंसर्न लगता है तो वो आपसे डिस्कस करते हैं, और अगर उनको सब ठीक लगता है तो वो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं और आपकी बॉडी उसे ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेती है, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। और अगर आपको नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिचेस आए हैं तो डॉक्टर नेक्स्ट विजिट पे उनको कट कर देते हैं, धीरे धीरे उसको निकाल देते हैं और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको हील कर लेती है।
डॉक्टर्स आपके चेकअप के टाइम पे ही आपको कुछ मेडिकेशंस और कुछ सप्लीमेंट्स असाइन करते हैं, जिससे आपको ध्यान रखना है कि आप उसे टाइमली मैनर में लेते रहिए, जिससे आपके जो स्टिचेस हैं वो जल्दी हील हो सकेंगे। वुमेन्स के माइंड में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आता है वो ये है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप मिनिमम 6 हफ्ते तक आगे को बेंड होना अवॉइड करें, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको किसी भी तरह का इंटरनल पेन फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक साइन है कि आपके इंटरनल स्टिचेस जो है वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि पहले 6 हफ्ते आप फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड कीजिए। इसी में वुमेन्स नेक्स्ट पूछते हैं कि हम लिफ्टिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको इसमें लिफ्टिंग में भी ध्यान रखना है कि आप 6 से 8 हफ्ते तक किसी भी तरह की हैवी लिफ्टिंग नहीं कीजिए। यहाँ पे लिफ्टिंग का जो मापदंड है वो ये होगा कि आप अपने बेबी के वेट से हैवी कोई भी वेट जो है वो 6 से 8 हफ्ते तक नहीं उठाइए। या जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो ये है कि हमें सिजेरियन के बाद कितने टाइम तक पेन रह सकता है। पेन भी हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। कुछ वुमेन्स ये कहती हैं कि हमारा पेन जो है वो पहले 6 से 8 हफ्तों में ही धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है, और कुछ वुमेन्स को मैक्सिमम 6 महीने तक भी ये पेन हल्का हल्का फील होता रहता है। नेक्स्ट आता है हार्डनेस, जिसे कि हम इंड्यूरेशन भी कहते हैं। कुछ वुमेन्स ये नोटिस करते हैं कि उनके स्टिचेस वाले पार्ट पे बहुत हार्डनेस या कड़कपन आ गया है। इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, बिकॉज इस केस में डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसी ऑइंटमेंट्स या क्रीम रिकमेंडेशन करेंगे जिससे कि आप अपने उस स्टिचेस वाले पार्ट पे यूज़ करके आप उसे थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे आपको उस पार्ट पे कड़कनेस या हार्डनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसी में कुछ वुमेन्स फील करते हैं कि उन्हें ईचिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही है अपने स्टिचेस एरिया में। तो ये भी बहुत कॉमन कंसर्न है, क्योंकि इसमें भी ये आपकी बॉडी साइन देती है कि आपकी जो स्टिचेस एरिया है वो हील हो रहा है, और इसी की वजह से आपको वहाँ पे उस एरिया के आसपास ईचिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ क्रीम उनसे रिकमेंडेशन में ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप घर पर ही कोकोनट ऑयल को अपने पाम्स पे या फिंगर्स पे लेके उस एरिया में हल्का हल्का लगा सकते हैं। ये भी आपको ईचिंग में रिलीफ देंगे। नेक्स्ट आता है अगली स्कार, या जिसे हम किलॉइड बोलते हैं। ये भी जो है हमारी पब्लिक हेयरलाइन से नीचे सेटल होता है हमारे स्टिचेस, इसीलिए मोस्ट केसेस में हमें नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंसर्न है तो आप अपने डॉक्टर से इसका कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बिगनिंग में रेड या पिंक कलर के होते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये फेड होते जाते हैं और ये हल्के पेल कलर में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी केस में ऐसा लग रहा है कि कालेपन में आ गए हैं या वहाँ पे अगली स्कार होता जा रहा है, तो आप अपने सर्जन से कंसर्न कीजिए, और हो सकता है वो आपको कोई सर्जरी वर्स्ट रिकमेंड करें, क्योंकि एक कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर आ जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कंसर्न है तो आप अपने सर्जन से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट बहुत सी वुमेन्स क्वेश्चंस पूछती हैं कि हमारे आउटर स्टिचेस तो हमें नज़र आते हैं कि उसका हीलिंग कैसा चल रहा है, लेकिन हमारे जो इंटरनल स्टिचेस आए हैं उन्हें हम कैसे मॉनिटर करें कि वो पूरी तरह से हील हो गए हैं या अभी भी उन्हें हील होने में वक्त लग रहा है। तो इसमें आपको अपने बॉडी के कुछ साइंस को नोटिस करना है। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप जब आगे को बेंड हो रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की पेन फीलिंग नहीं हो रही है। जब आप किसी भी तरह का हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको तभी भी आपके नीचे एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा भारी दबाव या पेन जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। जितना ज़्यादा हो सके अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। ये भी आपकी बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस हैं उन्हें स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। आपको इसी में ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंटरनल बॉडी की हीलिंग के लिए जो आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं उन्हें टाइमली लेते रहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच डाइट लेनी है। आप अपने डाइट में रेगुलर रूटीन में डेली 1 या 2 फ्रूट्स को ज़रूर ऐड कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को अंदर से क्लीनिनेस में काफ़ी हेल्प करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अभी भी बिगनिंग की स्टेज पे हैं और आपकी बॉडी को हील के लिए टाइम चाहिए। और हम अपनी वीडियो के एंड में कुछ डूज एंड डोंट्स के ध्यान में रखेंगे, जिसको आप फॉलो करके आप इस प्रोसेस को और भी आसान बना सकते हैं। सो आपको अपने डूज में ध्यान रखना है कि आप अगेन जितना ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखिए, जिससे आपकी बॉडी में जो यूट्रस है वो बैक टू शेप आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स का चांसेस होता है वो नहीं फॉर्मेट होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करना है या लिक्विड डाइट को एम्फेसाइज करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। आप अपने बेबी को जितना ज़्यादा हो सके उतना फीड करवाइए। और इसमें ही डोंट्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको कैफीन का इंटेक नहीं करना है। आपको किसी भी तरह का हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है।
आपको अच्छी स्लीप लेनी है। जितनी ज़्यादा आप आपकी बॉडी को अच्छी स्लीप दे पाएंगे उतनी आपकी हीलिंग जो है वो जल्दी और फास्ट होती है। सो ये सारे ही पॉइंट्स आपको आपकी हीलिंग के प्रोसेस को और भी फास्ट एंड ईजी बना देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि सिजेरियन सर्जरी के बाद एक वुमेन को अपनी बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस है उसे फास्ट और ईजी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंसर्न आपके माइंड में है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। आप प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए गाइस। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही मोर हेल्पफुल वीडियोस लेके आती रहूँगी। आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आप सब प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। यू गाइस टेक केयर, बाय।